नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है। बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो वहीं सुकमा में भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। इस तरह से सुरक्षा बलों का नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना और उनके खिलाफ एक्शन जारी है। तो सरकार की नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना जल्द साकार होता नजर आ रहा है। देखिए हमारी खास सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ। बीजापुर में 22 नक्सलियों का सरेंडर। 6 नक्सलियों पर था 11 लाख का इनाम। सुकमा में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। डीआईजी और एएसपी के पीछे कतार में खड़े नक्सलियों से कभी पूरा इलाका डरा और सहमा रहता था। खून की होली खेलने वाले ये नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है कि जल्द ही भारत को नक्सल मुक्त बनाया जा सके, तो वहीं बार बार इनसे समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। और इसके लिए सरकार सरेंडर नीति लेकर आई है, जिससे प्रभावित होकर अब ये नक्सली समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार है। माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बीजापुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे बीजापुर में नए कैंप स्थापित कर रही है और साथ ही साथ हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं, जिसके कारण जो पब्लिक है उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में है। तो जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं, कैंप बनने से पूरे क्षेत्र में, पूरे जनमानस पर एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे जो माओवादी विचारधारा को छोड़ करके लोग अब मेन स्ट्रीम में आने को आ रहे हैं। शासन की जो राहत पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से विमुख होकर के, उनके मुंहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। सुना आपने, बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 6 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का इनाम था। अब तक कुल 107 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वही बात सुकमा की करें तो यहां भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर बीजापुर की है, जहां नक्सलियों ने सरेंडर किया, और दूसरी तस्वीर सुकमा की है, जहां सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पहली तस्वीर की कहानी तो हम आपको बता ही चुके हैं, और बात सुकमा की करें तो मरकनगुड़ा और मेठागुड़ा के जंगल में छापेमारी कर 9 बंदूक, बीजीएल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया, जिसकी डिटेल एनडीटीवी संवाददाता कुछ इस तरीके से बयां कर रहे हैं। तरह से जो सामान मिले हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और खास करके जो सुरक्षा बल के जवान गश्त पर निकलते हैं, उन्हें एम्बुश में फंसाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक बड़ी कामयाबी मिली है और माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति और नियत नल्लानार योजना की वजह से नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। ये योजना नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाएगी, जो कि अब कामयाब होती दिख रही है। और जो नक्सली इस योजना से प्रभावित नहीं हुए और लगातार हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्ती से एक्शन लेकर उनके समूल नाश के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में सिर्फ 80 दिनों में सुरक्षा बलों ने 113 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से 91 बीजापुर में मारे गए। पिछले साल बस्तर डिवीजन में 287 माओवादियों को मार गिराया गया था, जिसे देखकर ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जल्द ही अब नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बन सकेगा।
बीजापुर से एनडीटीवी के लिए पंकज भदौरिया और सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट। विदिशा से ट्रेन में हुए एक सनसनीखेज घटना का मामला है, जहां 13 मार्च को किन्नर समाज के कुछ लोगों ने ट्रेन में एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। साथ ही शव को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दिल दहला देने वाली इस घटना से लोगों में आक्रोश है, तो वहीं किन्नरों का समाज भी इस घटना को सही नहीं बता रहा। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भीड़ से पिट रहे इस शख्स को क्या पता रहा होगा कि इस ट्रेन की यात्रा उसके सफर की आखिरी यात्रा होगी। ये भयावह तस्वीर 13 मार्च की है। दरअसल गोंडवाना एक्सप्रेस में सांची और सलामतपुर के बीच एक शख्स यात्रा कर रहा था। मौत से अनजान ये शख्स अपनी यात्रा खत्म करने का इंतजार कर ही रहा था कि इतने में किन्नरों के एक झुंड ने ट्रेन में दस्तक दी। लेकिन उसे क्या पता, वो तो अपनी यात्रा में मस्त था। आपने देखा होगा ट्रेन में किन्नरों की बदसलूकी, यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। शख्स से किन्नरों ने पैसे की डिमांड की और इनकार करने पर किन्नर उस शख्स के ऊपर टूट पड़े और ट्रेन में बैठे दूसरे यात्री मुख दर्शक बने रहे। किन्नरों ने उस शख्स को तब तक पीटा जब तक उसके शरीर में सांसें खत्म नहीं हो गई। किन्नरों को शख्स की मौत के बाद भी शांति नहीं मिली तो शव को भी ट्रेन से नीचे फेंक दिया। घटना जिस प्रकार की हुई है कि वो ट्रेन में थे, तो बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। कुछ जो मृतक है उसके दोस्तों के साथ जो बातचीत हुई है उसके साक्ष्य मिले हैं, कुछ फुटेज मिले, अन्य एविडेंस भी आई विटनेसेस के मिले और उसके आधार पर पुलिस ने विवेचना करके प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हम लोग बहुत जल्दी ही आरोपियों को तलाश करके उन्हें पहले पहचाना जाएगा, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा और विधिवत कार्रवाई इस प्रकरण में की जाएगी। अब ट्रेन में हुई शख्स की हत्या का वीडियो जैसे ही सामने आया, लोगों ने किन्नरों की इस बर्बरता का विरोध शुरू कर दिया। देखा आपने, मौत का ये तांडव देख भला किसका खून नहीं खौलेगा। हत्याकांड से आक्रोशित विश्वकर्मा समाज ने नाराजगी जताई, साथ ही किन्नरों को कभी भी दान नहीं देने का ऐलान भी कर दिया। कुछ किन्नरों द्वारा जो कि एक अवैध और जबरन वसूली की जाती है, उसका प्रकोप ये रहा कि नगर के एक होनहार युवक आदर्श विश्वकर्मा को, जो कि अपने परिवार का कर्ता सदस्य था और विदिशा भोपाल में नौकरी करने के लिए जाता था, उससे ज़बरदस्ती अलीबाजी करते हुए उन्होंने पैसे मांगे। जब पैसे की पूर्ति नहीं की तो उसके लिए साथ में मारपीट की और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। हालांकि मौत के इस तांडव की किन्नर समाज ने भी निंदा कर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और बकायदा आरोपियों की पहचान के लिए 5000 रुपए का इनाम भी रखा है। हम लोग की छवि खराब हो रही है और जो किन्नर है उनको पकड़ा जाए, जो सजा होए फांसी की हो, जो भी हो उनको सजा दी जाए। तो बहुत दुखद घटना हुई है, क्योंकि रेल मांगने वाले हैं जो हमारे संपर्क में नहीं रहते हैं। किन्नरों के इस करतूत के लिए उसके समाज ने तो निंदा कर दी, लेकिन इस गंभीर मामले में अभी तक रेल प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, खासकर तब जब ट्रेन में अवैध वसूली और मारपीट की घटना में एक शख्स की मौत हो गई। इस हत्याकांड ने रेलवे प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा काफी अहम है। विदिशा से एनडीटीवी के लिए नावेद खान की रिपोर्ट। देवास के बावड़िया गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही सड़क के निर्माण में धांधली से ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव के लोगों को 10 साल बाद सड़क मिली, लेकिन ठेकेदार ने इतना घटिया निर्माण किया कि हाथ लगाते ही सड़क के निर्माण की पोल खुल गई। देखिए एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। पीएम सड़क योजना में धांधली, एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में खुली पोल, हाथ लगाते ही उखड़ने लगी सड़क, गांव में बनी नई सड़क लेकिन खस्ता हाल। मध्य प्रदेश में सड़कों का विकास देखना हो तो देवास के बावड़िया गांव की ये सड़क देख लीजिए। गौर से देखिए इस सड़क को, कैसे ये हाथ लगाते ही उखड़ने लगी। ये तस्वीरें सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की भी हैं। अब भ्रष्टाचार की सड़क को थोड़ा और पास से देख लीजिए, क्या दिखा आपको?
अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो हम समझा देते हैं। सड़क का निर्माण अभी अभी हुआ है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ सड़क का निर्माण नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की पौध लगाई गई है। कच्चे मिट्टी पर ऊपर से डामर बिछाया गया है। दरअसल सोनकच्छ के बावड़िया गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुमारिया बनवीर से बावड़िया तक करीब 3.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। पिछले 10 सालों की ये मांग पूरी होती देख ग्रामीणों में काफी उत्साह और उमंग था कि अब उन्हें बारिश के दिनों में कच्चे रास्तों की दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उनकी खुशियां जैसे काबू हो गईं। अब हमारे गांव में तो किसानों को खेत तक मुरम भी नहीं डला है और ना सड़क। और ये जो सड़क सरकार की तो नीतियां सब अच्छी होती है, सरकार तो ऊपर से जो नीति बनाती है वो अच्छी बनाती है, लेकिन जो बीच में जो ठेकेदार और बिचौलिए रहते हैं ये लोग इसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, ताकि जो गुणवत्ता वहाँ से निर्धारित की जाती है, जो मापदंड दिया जाता है उसको मेरे हिसाब से पूरा नहीं किया जा रहा है। बावड़िया कैसी रोड बनी है ये? अभी गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, मतलब निर्माण कैसा है ये? अभी नहीं हुआ। अच्छा, सरकार कह रही है हो गया है ना। ये बताओ आप किस तरह गड्ढे दिख रहे हैं इस रोड में आपको? ये दिख रहे हैं। अच्छा, घटिया रोड मानेंगे इसको नहीं मानेंगे? घटिया रोड है। सुना आपने, ग्रामीण का कहना है कि डामर की परत बहुत पतली डाली गई और गिट्टी में भी मिट्टी की मात्रा ज्यादा है। ग्रामीण सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत अधिकारियों से कई बार कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने शिकायत तो सुन ली, लेकिन नतीजा वही धाक के 3 पार। ये बिल्कुल घटिया रोड है, घटिया रोड है, बिल्कुल बेकार। किसको दोषी बोलेंगे आप? ये ठेकेदार को। ठेकेदार को क्या बोल रहा है ठेकेदार इस रोड को लेके? कि कुछ भी नहीं बनाया। कुछ भी नहीं बनाया। क्या हो रहा है, क्या घटिया है इसमें, क्या दिख रहा था? मिट्टी है, धूल है इसमें। अच्छा, और कहीं से पकड़नी है ये, और नीचे उखाड़ देने में कैसे उखड़ रही है? ये यहाँ पे देखो। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव में लोगों को पक्की सड़क देने की योजना चला रही है, ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से ठेकेदार गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कर इस योजना को पलीता लगाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये रोड बन रही है। जहाँ के जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, कभी इस रोड देखने भी नहीं आते। जो ठेकेदार ने करा वो ठीक है, वो तो सूझ समझे यहाँ के सरपंच की, जो मीडिया के सामने बात करते हुए नजर आ रहा है। और ये बात कलेक्टर के साथ कलेक्टर को शिकायत करने की बात भी यहाँ के सरपंच ने की। मेरे कैमरा सहयोगी आशु के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। कोरिया जिले के दूर के इलाकों तक नल कनेक्शन तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन पानी कब आएगा ये बड़ा सवाल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नल के सामने कतार में लगे ये पानी के कंटेनर सिर्फ कंटेनर नहीं, बल्कि कोरिया जिले के दूर के इलाकों में रहने वाले इन ग्रामीणों के रोजाना दिनचर्या की कहानी को बयां करने वाले गवाह भी हैं। इन लोगों का जीवन रोजाना इसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन इनकी तकलीफ किसी को नहीं दिखती। तस्वीरें कोरिया के कटगोड़ी ग्राम पंचायत की है, जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल की हकीकत जानने के लिए जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो इस मिशन की सारी हकीकत परत दर परत खुलने लगी। एनडीटीवी के सामने योजना की असलियत को यहाँ के ग्रामीणों ने कुछ इस तरह से बयां किया। सर, पहले तो यहाँ पानी का उतना समस्या नहीं था। इसके बाद यहाँ जब से खदान हुआ है तब से यहाँ पानी का इतना समस्या हो गया है, और ये एक ही बोर है जहाँ पर कम से कम 200 मोहल्ला के लोग यहाँ पर आके पानी भर के जाते हैं, और पानी का कोई भी सुविधा हम लोग को उपलब्ध नहीं हो रहा है। टैंकर का बोल के जाते हैं, लेकिन मुश्किल से 10 टैंकर बोलते हैं, लेकिन एक ही टैंकर घूमता है। कटगोड़ी में एक ही टैंकर घूमता है जो सबके घर तक पहुँच नहीं पाता है। यहाँ बहुत विकराल समस्या है। यहाँ 1-2 किलोमीटर से दूर से लोग डब्बा लेके आते हैं और दिन भर लगातार चलते रहता है। गर्मी में कभी कभी खराब होता है तो और ज्यादा दिक्कत होता है। जल स्रोत बहुत कम जगह में है, जैसे कि कहीं कहीं बोरिंग खुदाया है, 2 ड्राम 3 ड्राम ऐसे पानी। सुना आपने, ग्रामीणों के मुताबिक कटगोड़ी में पहले पानी की समस्या नहीं थी, लेकिन यहाँ खदान शुरू होने से हालात बिगड़ते चले गए। यहाँ सिर्फ एक बोरवेल है जिससे पानी भरते हैं। वहीं इस मामले पर पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के अपने ही तर्क हैं। 442 ग्रामों के विरुद्ध 102 ग्राम हमारे समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत सम्मिलित हैं।
उनमें पानी तभी पहुंच सकेगा जब तक कि समुद्र प्रदाय योजना पूर्ण न हो जाए। इनमें समय लगना अपेक्षित भी है और जिन योजनाओं में कार्य चल रहा है उनमें कार्य प्रक्रिया बढ़ाकर उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिले में जो एक समस्या मुख्य रूप से व्यापक है वो ये है कि क्रेडा विभाग के लगभग 40 करोड़ रुपए के भुगतान किए जाना शेष है। उन भुगतान हो जाने के उपरांत बहुत से हमारे ग्राम, लगभग 41 ग्राम हर घर जल की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाते हैं उन्हें हर घर जल नहीं किया जा सक रहा है। कार्यपालन अभियंता का कहना है कि जिले में कुल 442 गांव हैं, जिसमें 102 ग्राम समूह जल प्रदाय योजना में शामिल हैं। जब तक ये योजना पूरी नहीं होती तब तक पानी नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा जहां बोरवेल सूख गए हैं वहां नल जल स्रोत विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके तहत प्रशासन की तरफ से 10 टैंकर पानी भेजने की बात कही गई थी, लेकिन गांव में सिर्फ एक ही टैंकर आता है। वहीं लगाए गए नल कनेक्शन से पानी नहीं आता। ऐसे में गांव के लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार रोजाना 1.5 किलोमीटर दूर जाकर पानी के लिए संघर्ष करते हैं। दरअसल गांव में विकास तो पहुंच गया, लेकिन ये विकास विकसित कब होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कोरिया से एनडीटीवी के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग की घटना का सारा रिकॉर्ड देश के सामने रख दिया। जले हुए नोटों का वीडियो भी। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का है। 14 मार्च को यहीं पर दमकल और पुलिस को आग के दौरान जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार की रात इस वीडियो के साथ साथ सारा रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। साथ ही मामले की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक काम न देने का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले की गहराई से जांच की जरूरत बताई है। अगर इतना बड़ा कांड आपके घर में हो चुका है तो ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इन चीजों के क्या आंसर है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट देखिए मेरे हिसाब से टाइम इज नाउ कम फॉर द एंटायर सिस्टम टू बी रिवैम्प्ड। अगर ये कांड हुआ है तो अगर कोई छोटा अफसर ये कांड करता तो उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन। तो ये तो नहीं हो सकता कि कांड है आपने रिजाइन कर दिया चले गए और बात दबा दी गई, ये भी गलत है। मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की रिकमेंडेशन है कि जस्टिस वर्मा को उनकी पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए, उसको ऑर्डर को जारी करें ताकि यहाँ से जस्टिस वर्मा जो है अपना वहाँ जुडिशियल काम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर सके और यहाँ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चालू रह सके। हालांकि जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि ये उनके खिलाफ साजिश है। उन्होंने नोटों की गड्डियों के बारे में जानकारी से इनकार किया। हालांकि एनडीटीवी इंडिया को उनके घर के बाहर भी जले हुए नोटों के टुकड़े मिले। इस वक्त मैं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के ठीक सामने हूँ। ये तुगलक क्रिसेंट रोड है, 30 नंबर ये मकान है जिसमें वो रहते हैं। और मैं आपको ये नोट दिखाता हूँ। देखिए ये 500 के 3 नोट हैं और अभी भी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर इस तरह के जले हुए नोट मिल रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर जो एनडीएमसी के कर्मचारी हैं उन्होंने कूड़े के ढेर से ये नोट बरामद किए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि पैसे कितनी मात्रा में होंगे कि घर के बाहर चारों तरफ आपको ये नोट जो है मिल रही हैं। ये 500 के नोट हैं जो सुबह एनडीएमसी के कर्मचारियों को कूड़े के ढेर में मिले हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो कूड़ा है, इसी कूड़े के पास यहाँ पर ये नोट जो है ये रखे हुए मिले थे जो कि एनडीएमसी कर्मचारियों ने बरामद किए। तो लगातार इस तरह के जो नोट हैं जस्टिस वर्मा के घर से जो मिले हैं तो घर के बाहर भी नोट मिल रहे हैं। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है 3 हाईकोर्ट के जजेस की कमेटी कर रही है और जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी वो देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक्शन होना तय है। जाहिर है कि इस मामले ने न्यायपालिका पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन आखिर सच क्या है, इसके लिए अभी 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
कटनी के किसानों ने जब टमाटर की फसल को अपने खेतों में लगाया होगा तब उन्होंने मुनाफे की उम्मीद तो जरूर की होगी, लेकिन अब वे उम्मीदें टूट चुकी हैं और उम्मीदें निराशा में तब्दील हो चुकी हैं। मुनाफा तो दूर, टमाटर किसानों को लागत का पैसा तक नहीं मिल रहा। देखिए रिपोर्ट। लाल लाल टमाटर, बेरंग उनके दाम। कटनी के किसानों को प्रति किलो टमाटर का दाम 1 रुपए तक नहीं मिल रहा है। बानगी ये है कि कटनी के मझगवा गांव के किसान टमाटर की फसलों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसान लाल लाल टमाटरों को मवेशियों को खिला रहे हैं। टमाटर नहीं बिकता है, गैयन को डाल देते हैं, ले जाते हैं बाजार में, नहीं बिकता है। भारी दिक्कत है जो कि ये मंडी में ले जा करके और वहाँ कई बार लगाए तो सब फिटका जाता है, ढोरों के काम में आता है और ये कबीले में हमारी मंजूरी नहीं निकल रही। कितनी लागत आती है आपको किलो में देखा जाए तो? भैया किलो में मंजूरी तो समझ लो कम से कम 2 से कम नहीं है, बाकी मिलता ही नहीं उसमें। पूरा टमाटर 10 झोला रखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं निकल रहा है। भाड़ा वगैरह लाने जाने, भाड़ा तब माल ही नहीं बिका तो भाड़ा कैसे देंगे? मजदूरी तो है ही है, तो भाड़ा नहीं निकल रहा तो मजदूरी कैसे पाट करेंगे? जब पेड़ लगाए थे आप जी, क्या सोच के लगाए थे कितना फायदा होगा, क्या होगा? सर वो 10 रुपए 15 रुपए किलो बिकता रहा ये सीजन में, वही उम्मीद से लगाए थे 10 रुपए किलो भी बिकेगा। 1 किलो में 5 रुपए लागत लगती है तैयार करने में, तो 1 रुपया किलो बिक रहा तो कोई पैसा फेंका जाता है। अब का करी, कभी कभी ले जाती साहब, ता थोड़ी बहुत अपन रुपये 2 रुपये किलो बेच आओ थे, 2 रुपया 3 रुपया 1 रुपये। अब आज बिका नहीं बता रहे? आज बिका नहीं, 1 रुपए किलो भी नहीं बिका? नहीं बिका। तो यहाँ से ले जाने में भाड़ा कितना लग जाता होगा शहर ले जाने? यहाँ से ले जाने में 30 रुपया लगा था, 20 लगा था एक डाक का, ये जाने का 100 रुपया लगा। तो नहीं निकल पा रहा? नहीं निकल पा रहा भैया। एनडीटीवी की टीम मझगवा गांव पहुंची तो हमने किसानों को हताश देखा। हाथों में टमाटर लिए किसान खेतों में बैठे दिखे। किसानों ने बताया कि टमाटर की लागत तो क्या, उनकी मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। टमाटर लगाए थे, लागत नहीं निकल रही है, बिक नहीं रहा, 1 रुपए किलो मंडी में ले जा रहे हैं। तो यही वजह है? यही वजह है कि जानवरों को खिला रहे हैं? जानवरों को खिला रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं पीड़ा है कि लोग जो है इतने विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि खेतों में कि टमाटर सड़ रहे हैं और या कि फिर जानवरों को खिला रहे हैं। टमाटर है तो बिक नहीं रहा है, 1 रुपए किलो भी, इसलिए ढोर बांध दिए हैं, कहीं बिक ही नहीं रहा। तब ये जानवरों कीड़ा लग गया है, कीड़ा भी ये बिक नहीं रहा। क्या मंडी लेके जा रहे हैं लेकिन किराया नहीं निकल रहा, तो 2 रुपए किलो में क्या करें? अब गायों को खिलाएंगे और कुछ नहीं कर सकते कि जब बिक ही नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं? 2 रुपए किलो तो कोई बेचेगा नहीं तो किराया नहीं निकलेगा, तो इसलिए गायों को बांध दिए खिला रहे हैं। खेतों में टमाटर जो है पके हुए लगे हुए हैं, सड़ भी रहे हैं और जानवरों को खिलाने पर मजबूर है, क्योंकि उनको उनका जो है उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही, मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। यह जो है बेबसी लाचारी यहाँ पर तमाम जिले भर के किसानों की है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। जसपुर जिले में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत निरक्षर लोगों को साक्षर किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र में कार्यक्रम का असर भी देखने को मिल रहा है। आदिवासी महिलाएं छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई के लिए पहुंच रही। इससे हम लोग को लेके, हम लोग अनपढ़ हैं तो सीखने आ रहे हैं, इसको हम लोग को अच्छा लगता है कि अपने बच्चे लोग को भी हम लोग गिनती सिखा सकते हैं, पढ़ा सिखा सकते हैं, सीखेंगे हम लोग तो सिखा सकते हैं। कुछ काम तो नहीं करते हैं, खेती किसानी और बकरी मन चरात रहे, हम कुछ बोला तो नहीं जाने, नदी नाला रही सागु हमारे पर होता है, स्कूल भी नहीं रही अच्छा से, तब पढ़े भी नहीं जाते हैं। अभी बकरी मन चराए चोरी के हम शादी बर बिहा के दिन तो हम अब बेपढ़। अभी गुरुजी मन कहते हैं कि पढ़ो लिखो, क्या कहते हैं,
जो असाक्षर व्यक्ति हैं उनको साक्षर करने के लिए उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत जो असाक्षर हैं उन्हें कम से कम इतना जानकारी हो जाए, पढ़ लिख लें और आपस में जो भी लेन देन है वो सब कर लें, हस्ताक्षर कर लें कहीं भी, तो कोई उन्हें ठग ना पाए। इस उद्देश्य को लेकर जो है इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसके आज महापरीक्षा अभियान चलाया गया है। पूरे जसपुर में 856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 19,851 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो परीक्षार्थियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसमें उम्र की बाध्यता नहीं है, इसमें कई उम्र के लोग आ रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।